नमस्कार, मैं हूं संतोष तिवारी। देश देख रहा है कि घाटी से आतंकवाद मिट रहा है। हमने ऑल आउट अभियान चलाया जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जो घटनाएं हो रही हैं वो हम सबको विचलित कर रही हैं, पूरे देश को विचलित कर रही हैं। आज फिर हमने एक मेजर खो दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये पूरे देश का जख्म है और इसी से बचना है। आज बहस इसी मुद्दे पर कि आतंक के सफाई की मुहिम में हम अपने खुद के नुकसान से कैसे बचें। कल ही हमने दुजाना को उसके अंजाम तक पहुंचाकर एक बड़ी कामयाबी जरूर हासिल की थी और आज अपना ही एक बड़ा नुकसान किया। हम फिर कहेंगे कि इसी से बचना है, मगर कैसे, आज अपने मेहमानों से जानेंगे। जम्मू कश्मीर में दो आतंकवादी घटनाएं हुई। शोपियां में आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए मेजर समेत 2 जवान शहीद हुए, तो वहीं कुलगाम में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। घाटी में आतंकवादियों ने एक और बड़ा जख्म दिया है। आतंकवादियों के हमले में मेजर कमलेश पांडे शहीद हो गए। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान कुलगाम में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, तो वहीं शोपियां में 3 आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर फायरिंग की। सेना को शोपियां जिले के जयपोरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद तड़के 2:30 बजे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। उस दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग की और ग्रेनेड भी फेंके, जिसमें मेजर कमलेश पांडे और जवान तानजीन छयूतीन शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ली है। वहीं कुलगाम के गोपालपुरा इलाके में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हिजबुल के 2 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों में से एक बैंक कैश वैन लूट में शामिल था। 1 मई को आतंकवादियों ने पुलवामा में कैश वैन लूटा था। साथ ही 5 पुलिसकर्मी और 2 बैंक गार्ड की हत्या कर दी थी। During encounter, the militants tried to escape and fired upon the party present over there. It lasted for around half an hour or so, in which we eliminated 2 militants of Hizbul Mujahideen outfit. Their names are Akib Ittu. घटनास्थल से AK-47 समेत 3 हथियार, मैगजीन और गोला बारूद मिले हैं। इनमें से एक हथियार अक्टूबर 2016 में लूटा गया था। सेना ने आतंकवादियों के खात्मे के लिए जो ऑपरेशन चलाया है उसमें लगातार सफलता मिल रही है और ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब घाटी से आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। यूनिस खालिक, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, श्रीनगर। देश देख रहा है कि हम कामयाबी तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन देश को ऐसे जख्म भी मिल रहे हैं जो नहीं मिलने चाहिए। हम अपनी ही सरजमी पर अपनों को खो रहे हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान है। और इस नुकसान से कैसे निपटा जाए, मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी के सुदेश वर्मा साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुदेश जी आपका। हरिशंकर गुप्ता, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल जलाली, कश्मीर एक्सपर्ट, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ स्टूडियो में है। मैं दानवीर सर आपसे शुरू करना चाहता हूं। इंसर्जेंसीज, वॉर, सिविल वॉर, ये सब डील करने के अपने तरीके होते हैं। हम बड़े बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं और इस डिबेट को ओपन करने से पहले मैं ये साफ कह दूं कि हम ऑपरेशंस के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे। ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऑपरेशंस होते रहेंगे भी, आगे कामयाबी मिलती रहेगी और अब तक हमें सबसे बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर में मिली है और ये सिर्फ और सिर्फ सेना पर तैनात सुरक्षा बलों के लिए है कि आखिर हम उन्हें कब तक खोते रहेंगे। दानवीर जी, देखिए, इसको अगर समझें इंसर्जेंसी को जो अभी जिस मोड़ पे है जम्मू एंड कश्मीर में, ये इंसर्जेंसी का जो वायलेंस लेवल था 2006 के बाद काफी कम हो गया था और तकरीबन 2007 और 8 में फौज को रीडिप्लॉय किया गया, जिसमें साउथ कश्मीर से काफी सेनाएं हटा दी गई थी और अर्धसैनिक बलों को वहां पे तैनात कर दिया गया था। ये उम्मीद से किया गया था कि अब जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जड़ें मजबूत करेगा, पॉलिटिकल
पार्टीज जो हैं, जो रियासत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो लोगों को कन्विंस कर पाएंगी, अपनी पॉलिटिकल रीच बढ़ा पाएंगी और अपना आइडिया सेल कर पाएंगी और पाकिस्तान के आइडिया को वहां से उखाड़ के बाहर फेंक देंगी। लेकिन परंतु ऐसा नहीं हुआ और अभी सेना को दोबारा उस इलाके में दोबारा से उसका डिप्लॉयमेंट हुआ है और भारतीय सेना जो है ऑल आउट सफाई में लगी हुई है, जो कि हम देख रहे हैं कि आज तक मेरे ख्याल से 100 कोई 18 बोल रहा है तो कोई 122 भी बोल रहा है। तो इतने आतंकवादी अभी तक साफ हो गए हैं। इसमें जो अच्छी बात जो है, जो पॉजिटिव जो चीज निकल के आती है, वो ये है कि ये जो लोग मारे गए हैं ये ऐसे ही हवा में नहीं मारे गए, इनके पीछे किसी ने जानकारी दी, इंटेलिजेंस दी, क्रेडिबल इंटेलिजेंस दी और वो इंटेलिजेंस सिर्फ लोकल लोगों से ही आ सकती है। ठीक, तो ये एक बहुत ही हौसला बढ़ाने वाली बात है। और ऐसे मौके पर जब सेना की भी का भी नुकसान हो रहा है तो मेरी और मेरे सारे साथियों की जो हमारे जैसे हैं उनकी यही अपील रहती है कि सेना के खिलाफ, कोई सेना के चीफ के खिलाफ, सेना के ऑपरेशंस के खिलाफ इस प्रकार की बातें ना करें जिससे कि मनोबल टूटता है और कहीं ना कहीं फौजियों को जो लड़ रहे हैं उनको अफसोस होता है कि एक तरफ हम जान भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कोई हमें गली का गुंडा कह रहा है, कोई हमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अलग अलग नए नए किस्म के आरोप लगा रहा है। तो वो उस चीज से बचना चाहिए जब देश कश्मीर में खास तौर पे एक बड़े निर्णायक दौर से गुजर रहा है। राहुल साहब, ये जो बातें सामने आती हैं कि हम बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं और ऐसा नहीं है, 1948 से ऑपरेशंस हो रहे हैं और हम अपने जवानों को, ऑफिसर्स को खो रहे हैं, उसके अंदर सब कुछ सही है, हम रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं, हम वहां की राजनीति से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सेना का जो मनोबल है उसको कहीं ना कहीं डेंट पहुंचाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, हम अपनों को अपनी सरजमी पर खो रहे हैं। हम वॉर सिचुएशन में जरूर है लेकिन वॉर में नहीं। देखिए, ऐसा है, वॉर सिचुएशन और वॉर में जो लाइन है बहुत ही नॉन एग्जिस्टेंट है, वो है नहीं। कश्मीर में अगर आप देखें वो सिचुएशन वॉर से भी बदतर है सेना के लिए, क्योंकि ये गुरिल्ला वॉरफेयर है, ये इंसर्जेंसी कहते हैं इसे, पर कैसे इंसर्जेंट का भी ये सही है, एक लोकल सपोर्ट है, इंफॉर्मेशन उनको भी मिलती है। और आप ये देखिए पिछले 3 महीने से जो सेना का सक्सेस रेट रहा है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस का सक्सेस रेट रहा है, ये बहुत ही ज्यादा है। मैं 118 हो, 122 हो, मैं उसी की बात नहीं कर रहा हूँ। 118 और 122 में किस किस्म के आतंकी मारे गए, कितने एरिया कमांडर, सिर्फ अबू दुजाना नहीं है, बहुत सारे, बशीर लश्करी है, सरदार अहमद है, ये इतने जो एरिया कमांडर्स मारे गए, तो ये बहुत बड़ा एक सक्सेस रेट है। इस सक्सेस रेट में कुछ जवान तो शहीद होंगे, वॉर में इससे बहुत ज्यादा होते हैं, यहां भी काफी कैजुअलिटीज हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर कुछ जवान इसमें शहीद होंगे। इसे तो हमें, ये पार्ट है, ये हिस्सा है गुरिल्ला वॉरफेयर का, इससे हम बच नहीं सकते। इसके माने ये नहीं हुआ कि सेना कहीं पीछे हो रही है, बिल्कुल नहीं, सेना हावी है। और एक और चीज जो मैं कह दूं, देखिए, अभी तक ये एक सिक्योरिटी ग्रिड को 2016 में फिर से बनाना था, जब से पत्थरबाजी शुरू हुई, एकदम ये पत्थरबाजी शुरू हुई, उस सिक्योरिटी ग्रिड को साउथ कश्मीर में हालत एकदम ओवरनाइट जिसे कहते हैं, रातों रात बिल्कुल बदली है। उस सिक्योरिटी ग्रिड को बनाने में भी टाइम लगा है। और वो सिक्योरिटी ग्रिड क्या है? वो तालमेल है जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ में। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ हावी है आतंकियों पे, और ये इसका नतीजा आप पिछले 3 महीनों के रिकॉर्ड से देख रहे हो। इसकी कीमत हमने क्या चुकाई है? देखिए, इसकी आंकड़े मैं बता देता हूं। आप जो कह रहे हैं ठीक है, हम उस ऑपरेशंस की या फिर हम वहां हो रही कार्रवाइयों की तो बात ही नहीं कर रहे, हमने उसकी कीमत क्या चुकाई है। हम 2017 इस साल की बात कर लेते हैं। सिविलियंस 19 और सुरक्षा बल 38, ये आंकड़ा है जिनको हमने खोया है। 2016 में सिविलियंस 15 और 82 सुरक्षा बल, 2015 में 17 सिविलियंस और 39 सुरक्षा बल, 2014 में 28 सिविलियंस और 97 सुरक्षा बल। मैं यही सवाल जानना चाह रहा हूं सुदेश जी, हमारी नीति अच्छी है, हमारे ऑपरेशंस अच्छे हैं, और जैसा कि कर्नल दानवी जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, बिल्कुल ठीक, हमारी दिशा बिल्कुल सटीक है, लेकिन अपनी ही जमीन पर हम अपने लोगों को, अपने
सुरक्षा बलों को, अपने इनक्रेडिबल ऑफिसर्स को खो रहे हैं। इसके लिए क्या कोई फॉर्मूला निकल सकता है कि हम अपने लड़ाई भी लड़ें और हमें यह बड़ा नुकसान भी ना हो? देखिए, हमारे 2 सैनिक मार्टियर हुए, उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। और ये बताता है कि भारतीय फौज जो है वहाँ ऑफिसर्स फ्रंट से लड़ते हैं, लीड करते हैं, और यही कारण है कि हम सक्सेसफुल होते हैं, वार हो या वार टाइप सिचुएशन हो। ये हमारा निर्णायक लड़ाई है टेररिज्म के खिलाफ। सब लोग आइडेंटिफाइड है और जिस तरह से उनका सफाया हो रहा है, निश्चित ही देखिए वो काउंटर अटैक करेंगे। हमारे आर्मी के लोग एक्सपोज्ड हैं क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना आसान है, जबकि टेररिस्टों को आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करके मारा जाता है जिससे कि सिविलियंस हताहत ना हो। तो बहुत डिफिकल्ट लड़ाई है ये, और उस डिफिकल्ट लड़ाई में भी हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिसने आर्म्स उठा लिया वो आपकी और कुछ नहीं सुनने वाला। आपने देखा कि दुजान को किस तरह से आर्मी ऑफिसर बोल रहे थे कि तुम सरेंडर कर दो, वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। या तो उसको इतना दहशत है कि अगर वो सरेंडर करता है तो उसके परिवार के प्रति जो कमिटमेंट होगा टेररिस्ट ट्रेनिंग के लिए वो सारे नहीं मिलेंगे। ऐसा ही लग रहा था कि वो जान रहा था कि वो एक टूल बना है, लेकिन उसके बाद भी सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं था। तो आप देखिए जिस तरह से जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई निर्णायक दौर में है और हताहत हुए हैं निश्चित ही, लेकिन आप ये मान के चलिए कि यही एक तरीका है और दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। हमने सारे तरीके से कोशिश कर लिया, और जब तक उनको आइसोलेट करेंगे, उनको पुश आउट नहीं करेंगे वैली से, तब तक वहाँ पीस नहीं आने वाले। लॉन्ग टर्म पीस के लिए हमें ये करना पड़ेगा, पूरे देश को एक होकर, हमारे सेना के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। राहुल जिलानी जी ने बहुत सही बात बोला। पहली बार ऐसा लग रहा है कि लोकल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं, और यही हुआ था पंजाब में, जब पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट खत्म हुआ था, और हम उसी ओर अब बढ़ने लगे हैं जम्मू एंड कश्मीर में भी, और आप देखिए इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। खौफ है। हरिशंकर गुप्ता साहब, आपका टेक क्या है इस पर कि हम ठीक है एक लड़ाई लड़ रहे हैं और एक फाइनल लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम इसमें अपनों को भी तो खो रहे हैं। वो हमारे हैं, हमारे सैनिक हैं, और अपनी ही सरजमी पर उनकी जान जा रही है। देखिए, तकलीफ कहां पर होती है? जब तकलीफ होती है तो ये तकलीफ इसलिए है कि जब हम एक टेररिस्ट के पीछे एक जवान को खो देते हैं। आज जो संख्या बता रहे हैं, जो फैक्ट्स हैं कि मई 2014 के बाद 38 महीने में 236 हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। क्या इतने ही हम लोगों ने मिलिटेंट मारे हैं? एक के पीछे एक। वहाँ पर फ़र्क क्या है? कश्मीर के अंदर ज़मीनी हकीकत ये है कि वहाँ के जो सियासतदान हैं वहाँ पर पब्लिक के बीच में ये माहौल पैदा नहीं कर पा रहे हैं कि जिससे मिलिटेंट्स को जो लोकल पब्लिक से सपोर्ट मिल रही है उसमें कमी आ सके। आज हमारी सेना, आज हमारी फोर्सेस जो हैं आगे बढ़कर बहुत अच्छे तरीके से, जैसे ऑपरेशन ऑल आउट के बारे में भी जिक्र हुआ, बड़ा अच्छा तरीके से ये काम कर रही है, और उससे मिलिटेंट्स के हौसले भी कम हुए हैं। लेकिन वहाँ पर जो सरकार है, वहाँ पर जो जमहूरियत है, उनके माध्यम से लोगों के बीच में एक बराबर का, उसी ताकत से एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि जबकि वहाँ के लोगों को, मिलिटेंट को जो सपोर्ट दिए जाती है उसमें कमी आ सके। अगर वो चीज़ उनकी टूट गई, अगर वहाँ की जो लोकल पब्लिक है वो मिलिटेंट्स को मदद करना बंद कर दे, तो मैं समझता हूँ कि मिलिटेंसी को वहाँ खत्म करने में और तेजी आएगी और जल्दी से खत्म हो पाएगी। अब हमारे पास आपने पॉइंट बहुत अच्छा बोला। क्या दानवे साहब आप इससे एग्री करते हैं जो हरिशंकर जी ने कहा है कि हम आतंकवादी तो मार रहे हैं, एक के बाद एक हम हर ऑपरेशन में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन हम कुछ लूज भी कर रहे हैं? देखिए, टेररिस्ट मारना और टेररिज्म को मारना ये दो अलग अलग विषय हैं। वी आर लूजिंग आवर मेन। लड़ाई होगी, गोली दो तरफ से चलेगी, आपको भी लगेगी, उसको भी लगेगी। तो अगर ये आप इसको 2020 मैच की तरह देखें कि उसके इतने आउट हो गए और हमारे इतने आउट हो गए, मेरे ख्याल से हमारा फोकस गलत है, हमारा सोचना गलत है। हम दूर नहीं देख रहे, हम मुद्दे को नहीं समझ रहे। और इसमें कोई वो नहीं है कि फौजी जो मरा है तो वो तो बड़े दुख की बात है कि एक फौजी को ट्रेन करने के लिए, एक अधिकारी को ट्रेन करने के लिए सरकार के करोड़ों रुपए लगते हैं। बिल्कुल। जो मेजर साहब मारे गए हैं वो यूपीएससी का एग्जाम देके आए होंगे, बहुत भारी सिलेक्शन हुआ होगा, ट्रेनिंग हुई होगी, दुनिया भर की ट्रेनिंग हुई होगी, हर साल कुछ ना कुछ ट्रेनिंग होती होगी, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, तो उसमें वो आदमी मारा गया। तो एक तरीके से देश का एक नुकसान भी है। लेकिन ये कहना कि बगैर बलिदान दिए आप ये लड़ाई जीत जाएंगे, तो ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत है और बेईमानी है।
राहुल जी, आपको ये मेरा महसूस point हो ये रहा नहीं है था, अब तक की मेरा चर्चा के point दौरान ये जो नहीं हमने था। अभी 15 मिनट में की है कि क्या हम अब सही लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां पर बलिदान भी सही तरीके से जा रहा है? इससे पहले राजनीतिक, कूटनीतिक हर जगह हमने कोशिश की और वहां हम फेल हो गए, और उसके बाद हम ये सही ट्रैक पकड़ रहे हैं। देखिए, ये ट्रैक पहले भी पकड़ा था। आप याद करिए 90 का जो दशक था, 96 में इलेक्शन हुए जिसमें फारूक अब्दुल्ला आए, 2000 तक मामला बहुत हद तक सेना ने एक आपको पोजीशन पे ही ला खड़ा किया जहां पे आप राजनीति कर पाए। तो राजनीतिक इंटरवेंशन भी हुआ, पर वो गड़बड़ा गई। और वो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ बीजेपी के आने से गड़बड़ाई है, ये बहुत देर से मामला जो था 2010 में देखिए हालत क्या कश्मीर की थी, जब 116 से ऊपर कश्मीरी मरे, तब भी लोग सड़कों पे आ रहे थे, तभी पत्थरबाजी शुरू हुई। 2008 में भी सिचुएशन बिगड़ा। तो ये बहुत अरसे से बिगड़ने का सिलसिला फिर शुरू हुआ। राजनीति जहां है इस पे हावी नहीं हो पाई, लोकल पार्टीज ऑपरेट नहीं कर पाए, जो कश्मीरियों की उम्मीद थी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, वो उन्हें मिला नहीं, तो लोग तो मायूस हो है। पर इसके अलावा जहां तक आर्मी का सवाल है, जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है, एक चीज याद रखिए कि भारत के जो एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन है दुनिया में ये कहीं नहीं ऐसा होता है। आप बाकी जगह देख लीजिए, ज़र्ब अब पाकिस्तान कर रही है, उसका देखिए कितने निहत्थे सिविलियन मारते हैं। वो तो जाके कारपेट बॉम्बिंग सीधे कर देते हैं, उसमें कौन मरे क्या मरे उससे उनको कोई गर्ज नहीं। हमारी फौज ये देखती है कि कोई सिविलियन ना मरे और आतंकी मरे, और सिविलियन को बचाने में कई दफा फौज शहीद होती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडियन आर्मी की। ये अमेरिकन आर्मी भी नहीं कर पाई, ये पाकिस्तान की आर्मी तो बाकायदा नहीं करती है। भारतीय आर्मी ये है जो लोगों का ख्याल रखते हुए एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन चला रही है। ये और किसी फौज ने नहीं किया दुनिया में, एक ये। दूसरा, आप जो ये गिनती गिन रहे थे अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के, अगर उसे आंकड़े जोड़ा जाए तो उसमें देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के कितने मरे हैं। लिंचिंग तो आपको याद होगा अयूब पंडित का, उसके अलावा उसके 2 दिन पहले 6 पुलिस वालों को मार दिया। कैसे मारा? वो आर्मी के फिटिग्स में आए और उन्हें लगा कि ये सिक्योरिटी फोर्स है और उन्हें मार दिया गया। इस किस्म के बड़ी किलिंग्स हुई हैं। तो अगर आप आंकड़े देखें तो बिल्कुल ये मर रहे हैं, पर एक बहुत बड़ा कारण इसका ये है कि हमारी आर्मी कोलैटरल डैमेज जिसे कहा जाता है उसे अवॉइड करती है, लोगों को नहीं मारती, वो आतंकियों से हमला करती है और लोगों को बचाने में खुद शहीद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी दानवीर, एक मैं बहुत अच्छी बात कही जलान साहब ने। देखिए, कल के जो ऑपरेशन में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सिविलियन इकट्ठे हुए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तो फौज उनके ऊपर फायर भी कर सकती थी अपने आत्मरक्षा में, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ये जानते हुए कि इससे ये कुछ आतंकवादी जो छुपे हुए हैं वो बच के निकल जाएंगे। लेकिन फौज को ये भी पता है कि वो आतंकवादी की उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, वो 6 महीने से 6 साल तक की उसकी उम्र होती है एक आतंकवादी की। आज नहीं तो कल मर जाएगा, लेकिन अगर हमने सिविलियन को मार दिया तो उसका नुकसान काफी होगा बजाय कि किसी फायदे के। और दूसरा, एक और जो हिंदुस्तानी सेना का जो चेहरा, जिसके ऊपर कोई आदमी बात नहीं करता, स्पेशली जो इस प्रकार की जो सोच रखते हैं, स्पेशली जो लेफ्ट सोच वाले जो लोग हैं, जैसे मेजर साहब ने जो इस ऑपरेशन में जिस प्रकार से अबू दुजाना को कन्विंस करने की कोशिश करी कि भाई तुम सरेंडर कर दो, हम क्लिप सुनाएंगे, खून खराबा से बचने के लिए, जबकि अबू दुजाना को मारने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, लेकिन उसने कोशिश करी कि कानूनी तरीके से इसको ट्रायल मिले और इसका वैसे हल हो। बहुत अच्छी तरह समझाया। तो आप ये चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट होती हैं पिछले 2-4 दिन के जो ऑपरेशन में, कि जो ह्यूमैनिटेरियन जो फेस है इंडियन आर्मी का वो सामने आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे वो मेजर गोगोई को लेके एक बड़ा वाकया चला था, तो उसमें एंगल दूसरा निकालने की कोशिश करी और सफल नहीं हुए उसमें, सफल नहीं हुए। हाँ। अच्छा हुआ वो सफल नहीं हुए, बट अभी है ना। हाँ, और अभी ये जो पॉइंट जो मैं जो आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं, ये समझने वाला पॉइंट है कि इंडियन आर्मी इसी हमारी संस्कृति से निकल के आती है और उसका सोचने का तरीका बिल्कुल आपके और मेरी तरीके से ही है। सुदेश वर्मा जी, बहुत अच्छी यहाँ पर जो 2 फैक्ट्स रखे गए हैं,
उसमें सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि आप एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कश्मीर और जम्मू कश्मीर और दिल्ली दोनों जगह है, आप मुझे बताइए कि हम क्यों पॉलिटिकल फेलियर्स को अब बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों इस तरह की इंस्टेबिलिटी है वहां पर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, एनआईए हुर्रियत के नेताओं के साथ अलग तरीके से डील कर रही है, मैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं आपसे। नहीं, हमें नहीं लगता कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां पर है। बीजेपी और पीडीपी की जो सरकार है वो वहाँ गुड गवर्नेंस देने की कोशिश कर रही है, और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो टेररिस्टों को फ्लश आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों प्रयास आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे जैसे टेररिज्म खत्म होगा वैसे वैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। अगर कोई हमने सीधे बताया है बिल्कुल साफ शब्दों में, मैं फिर रेट कर रहा हूँ कि जो भी हथियार उठा लिया उसके साथ कोई राहत नहीं हो सकती। सर, आप उसके साथ हथियार से ही डील किया जाएगा। सर, आप हथियार छोड़ेंगे तभी बातचीत होगी। गवर्नेंस की बात करिए सर। बिल्कुल गवर्नेंस, देखिए गवर्नेंस में कहाँ प्रॉब्लम है। जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से डेवलपमेंट की शुरुआत हुई है पहले कभी नहीं हुआ था। एक आध स्टेटमेंट अगर आता है, उस स्टेटमेंट को अगर आप गवर्नेंस फेलियर मांगिएगा तब तो फिर एनालिसिस ही गलत होगा। हरिशंकर जी कुछ कह रहे हैं आपके जो भी निर्माण के कार्य हैं हो रहे हैं। हरिशंकर जी कुछ कह रहे हैं जी। देखिए, सुदेश वर्मा जी ने गुड गवर्नेंस की जो बात कही है, मैं माफी चाहूंगा इनसे, ये बिल्कुल राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। आज गुड गवर्नेंस के नाम पर कश्मीर के अंदर कुछ भी नहीं है। जहां की मुख्यमंत्री अगर ये कह दे कि अगर हमारे यहाँ के संविधान को छेड़ा गया तो यहाँ तिरंगे का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसकी गवर्नेंस की बात करते हैं। वो दिन मत भूलिए जब आपके लोग, आपके नेता झंडा फहराने के लिए कश्मीर में जाते थे और कहते थे कि जान हथेली पर रखकर कश्मीर में झंडा फहराने। आज उन्हीं की साझे की सरकार, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जब ये बात कहती हैं तो क्या इसको हम गुड गवर्नेंस मानेंगे? मैंने पहले ही जिक्र किया इस बात का कि मिलिट्री जो अपना काम कर रही है बखूबी अपना काम कर रही है, लेकिन अगर वहां पर किसी चीज की कमी है तो पॉलिटिकल विल की कमी है। और मैं तो ये कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि वहां पर सरकार, वहां पर जो सरकार जो बनी हुई सरकार जो है वो कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स को बढ़ावा देती है। देखिए 2014 के बाद में वहां पर आतंकवाद बढ़ा है, मिलिटेंट्स की संख्या वहां पर बढ़ी है, वायलेंस के इंसिडेंट्स लगातार बढ़े हैं। मैं जवाब और हमारे यहाँ देश में 3 सालों में 17 मेजर अटैक हुए। मैं आपका जवाब दे दूं जी, अगर आप शांत हो तो मैं आपकी बातों का जवाब दूं। देखिए, इसी सरकार के रहते, बिल्कुल इसी सरकार के रहते, और पहली बार किसी ने हिम्मत किया कि हुर्रियत के मनी ट्रेल का पता लगाया जाए, टेरर फंडिंग का पता लगाया जाए। हिम्मत रही थी यूपीए सरकार में। कई बार पहले भी हो चुका है, ये बात आप जान लीजिए। और यही महबूबा जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है जिसमें ये हो रहा है। अगर महबूबा जी सुन तो लीजिए सर, महबूबा जी से पूछ लीजिए कि वो तैयार थी इस बात के लिए। जिस तरह से हुर्रियत के साथ डील किया है आप सोच भी नहीं सकते थे, और हमने पूरा एक्सपोज किया है पूरा टेरर फंडिंग। तो शुरुआत भी नहीं हुई है उसकी। आप तो हुर्रियत से दोस्ती की बात करते थे। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। हरिशंकर जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हरिशंकर जी, मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे पूरा करने दीजिए। सुदेश जी, हरिशंकर जी से मेरा एक सवाल है, मैं पूरा कर लूं पहले। हरिशंकर जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि टेरर फंडिंग को लेकर जो पहले जांच हुई थी वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाई गई? उसको खुले तौर पर क्यों नहीं सामने रखा गया? क्यों नहीं हुर्रियत नेताओं की तमाम चीजों को ब्लॉक कर दिया गया उस दौर में? क्या उस दौर में क्या पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी क्या चल रही थी? समय के ऊपर स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है। अब क्या स्ट्रेटेजी उस समय रही है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज जो पहल की है सरकार ने, हम उसको बुरा नहीं कह रहे हैं, हम उसको अच्छा मानते हैं। हमारी तरफ से इस बात की खिलाफत नहीं है, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की सरकार तो क्या गुड गवर्नेंस में कहां कमी दिख गई आपको? शर्म आना चाहिए, ऐसी बात तो कम से कम क्या है क्या वहां पर गुड गवर्नेंस के नाम पर? गुड गवर्नेंस के नाम पर है क्या? अच्छा काम कर रहे हैं, जाके फैला सकते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे देश को समझ में आ रहा है। कांग्रेस कहने से थोड़ा लफाजी करने से काम अच्छा नहीं हो जाता है। टेररिज्म लफाजी करने से अच्छा काम नहीं हो जाता है। स्ट्रॉन्ग सरकार नहीं थी, पूरा देश जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म है भाई साहब। पूरा देश देख रहा है। आज मैं बताता हूं आपको, 2010 के अंदर 217 मिलिटेंट मरे थे वहां पर। आप इस साल 100 मारकर आपने कुछ नहीं किया।
अच्छा ये हमने कुछ नहीं किया। चलिए 2010 के अंदर नहीं, ठीक है, ये 270 देखिए राजनीतिक बहसबाजी में हम पढ़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि देश को लगातार जख्म मिल रहे हैं। ठीक है, कामयाबी मिल रही है हम लोगों को, हम कामयाब हो रहे हैं, हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं, लेकिन हमारे जवान शहीद भी हो रहे हैं। हम इसका कुछ काउंटर चाहते हैं। और रही राजनीतिक बात, मेरे पास एक ब्रेक के लिए वक्त है मेरे पास, लेकिन अगर इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हम टूरिज्म, एजुकेशन और वहां के लोगों के जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं उसको कहीं ना कहीं या तो नहीं होता देख रहे हैं या फिर बहुत धीरे होता देख रहे हैं। चर्चा जारी रहेगी, छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। देश देख रहा है, पाकिस्तान का पाप एक बार फिर सामने आया है। जिस वक्त अबू दुजाना को सुरक्षा बलों ने घेरा, उस वक्त उसे सरेंडर करने के लिए भी कहा गया, लेकिन वो इतना बेबस था, इतना लाचार था कि चाहकर भी सरेंडर वो नहीं कर पाया। सुनिए पूरी बातचीत उस ऑडियो क्लिप में, उससे क्या बातचीत की थी हमारे देश के सुरक्षा बल ने। जिहाद के नाम पर जिन युवाओं को पाकिस्तान आतंकवादी बनाकर भेज रहा है, उनकी नजर में भी उसकी पोल पट्टी अब खुल चुकी है। इस बात का खुलासा लश्कर कमांडर अबू दुजाना के ऑडियो टेप से हुआ है। ये बातचीत मुठभेड़ से कुछ देर पहले की है, जिसमें सेना के एक अधिकारी ने दुजाना को सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन पाकिस्तानी जाल में वो इतना अंदर तक फंस चुका था कि उसके लिए लौटने के सारे रास्ते शायद बंद हो चुके थे। ऑडियो टेप में उसकी बेबसी साफ झलक रही है, आप भी सुनिए। हेलो, हाँ हाँ दुजाना, क्या हाल है? हाँ क्या हाल है? हमारे हाल तो छोड़ तू क्यों सरेंडर क्यों नहीं करता? कहाँ करूँगा सरेंडर है दोस्त? अरे ठीक है, वो जो निकले थे तो निकले थे, तेरे को तो पता है ना अभी क्या है, सब खराब है, ये गेम है सब। मैं क्या करूँ, मुझको गेम खेलना खेला, मुझे अपना रास्ता लेना देना है। बातचीत से ये भी लगा कि अगर अबू दुजाना सरेंडर कर देता है तो पाकिस्तान में उसके माँ बाप जिंदा नहीं बच पाएंगे। अपनी सोच यार, तू तेरे माँ बाप है बाहर यार, बाहर। माँ बाप तो उस दिन मार के रखी थी, मैं उनको छोड़ के आया। अरे यार उनके लिए तू थोड़ी ना मरा है, तू नहीं मरा उनके लिए। मैं तू तैयार हो, मैं करवाऊंगा, मैं कब बोल रहा हूँ, यही तो है। और ये गेम अब खत्म ही कर दे यार इसको, ऐसा कुछ नहीं है। कभी आप आइए, हम पीछे, कभी आप पीछे, हम आए। चलो यार आज आपने पकड़ लिया, मुबारक हो आपको। नहीं देख, ऐसा कुछ नहीं है, तेरी अपना काम था, तू अपने फर्ज पे निकला था, हम अपने फर्ज पे निकले हैं। देख ये लोग भी मारे जाएंगे, इनको पार से छोड़ेंगे नहीं इसी चीज में, ऐसा कुछ भी नहीं है। चल देख यार, देख कोई ऐसा कुछ नहीं है हमारे लिए, कोई हमने कोई तेरे लिए बहुत दुश्मनी नहीं, तू कर सरेंडर। जो मेरे किस्मत में लिखा होगा अल्लाह वही करेगा, ठीक है? देख अल्लाह तो साथ देगा ही देगा यार, जो भी है वो थोड़ी ना बुरा चाहता है किसी का भी, उसने वो हमारे लिए भी एक ही है। सच बात है, वो तो आपके लिए भी मेरे लिए एक ही है। बिल्कुल। अबू दुजाना ये जान चुका था कि पाकिस्तान ने उसे मोहरा बनाया है। तो सब पता है यहाँ पे क्या गेम है, तो सब जान चुका है। मुझे सब पता है, मुझे एक नजर पता है क्या है, कौन क्या गेम है, क्या मतलब सिस्टम क्या है, सब कुछ मुझे पता है। तो फिर देख तुम्हें तो पता है कि ये जिहाद नहीं है, लोग निकले जिहाद के लिए, पर ये जिहाद नहीं है ना यार। चलो यार क्या करेंगे। तो फिर देख फिर तुम निकलो यार, तुम ही लोगों को समझाओगे तभी तो खून खराबा कम होगा। तुम लोग नहीं बताओगे तो फिर कौन मानेगा यहाँ पे। पता मैंने कैसे खून खराबा की नहीं, पर इसमें क्या है। देख वही मुझे जानते हैं, वो उनको पता ही है। मुझे मालूम है यार, मुझे मालूम है, मुझे अच्छे से पता है। पर तू जब
देख तू खड़ा होगा, तू बताएगा यार, तू मेन कमांडर है बड़ा, बताएगा तो ये चीजें सामने होंगी यार लोगों के, यहाँ तो कश्मीरी मरते रहेंगे यार, कश्मीरी मरते रहेंगे भाई। अच्छा ठीक है यार, देख यार भाई, देख तू कर कुछ, तू बोल, बना अपना माइंड। लेकिन सब कुछ समझते हुए भी दुजाना पाकिस्तानी गेम प्लान से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। साफ है, पाकिस्तान न सिर्फ धर्म के नाम पर युवाओं को भड़काता है, बल्कि उनके परिवार को भी कहीं न कहीं बंधक बनाकर रखता है, ताकि आतंकवाद के दलदल से कोई बाहर न लौट सके। टीम न्यूज़ वन इंडिया। पाकिस्तान का गेम प्लान क्या है, यह भारत हमेशा समझाता है, हर मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी। लेकिन अभी आपने बातचीत सुनी और यही इंडियन आर्मी की खासियत है कि सबको एक बार मौका जरूर मिलता है और इसको भी मौका दिया गया था, जिसका जिक्र कर्नल दानवीर कर रहे थे। कर्नल दानवीर, जिन पोजीशंस की हम बात कर रहे थे, जिस स्ट्रैटेजीज की हम लोग बात कर रहे थे, इंडियन आर्मी कहीं ना कहीं एक अलग हटके रवैया तो पेश करती है, लेकिन मैं बार बार उसी पर आ रहा हूं कि हम बहुत कुछ लूज भी कर रहे हैं सर। हम क्या इसको किसी तरह से काउंटर नहीं कर सकते? मेरा ये इसको काउंटर करने के दो तरीके हैं, एक ओवरग्राउंड और एक अंडरग्राउंड। ओवरग्राउंड में जिस प्रकार से जो इनका नेटवर्क है जमायतियों का, हुरियत का और OGWs का, इसके ऊपर कार्रवाई करने की बहुत आवश्यकता है। इसको पॉलिटिकल लेवल पे और पुलिस की मदद से कार्रवाई करने की बहुत जरूर इम्पोर्टेंस है। और मेरे ख्याल से NIA एक उस प्रकार की कार्रवाई कर रही है और भी कार्रवाइयां करनी आवश्यक है। अंडरग्राउंड लेवल पे जो पाकिस्तानी एलिमेंट्स जो कश्मीर में हैं, बेसिकली एम यह है कि हमें जो पाकिस्तान के नुमाइंदे कश्मीर वैली में हैं उनको वहां से निकालना है, चाहे वो ओवरग्राउंड हो चाहे अंडरग्राउंड हो। तो अंडरग्राउंड जो पाकिस्तानी नुमाइंदे हैं उनको फौज चुन चुन के निकाल रही है। उसके अलावा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल से जो आदमी खोने का जो दुख है और दर्द है, ये उनको भी महसूस हो, उधर भी नुकसान हो, वो भी एक बहुत जरूरी काम है। हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसके बाद हम शांत बैठ गए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने सैनिकों को बॉर्डर के पार भेज दो सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन आपके पास इतने आला हथियार हैं, कन्वेंशनल हथियार हैं, जिनसे कि आप उनके इलाके में 40-40 किलोमीटर तक आप मार कर सकते हैं। वो 26 जनवरी की परेड पे दिखाने के लिए मात्र हैं, या उनका इस्तेमाल किया जाए जिससे कि अगला भी ब्लीड हो, अगले को भी परेशानी हो और अगले को यह महसूस हो जाए कि अगर हमारे अंडरग्राउंड एलिमेंट्स भारतीय सेना का या सरकार का नुकसान करती है तो ये भारतीय सेना हमें यहां भी नुकसान करेगी। बिल्कुल। और पाकिस्तान कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ेगा राहुल जी, इस पर कई बार आपसे चर्चा हो चुकी है। पाकिस्तान इसी तरह की लड़ाई लड़ सकता है भारत के साथ। पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी जानता है, वो कभी इंडियन आर्मी से सीधे लड़ाई नहीं लड़ेगा, लेकिन इसको काउंटर करने की कुछ स्ट्रेटेजीज, आप तो बड़े बड़े मंचों पर गए हैं, कई आपने माइंडसेट जो थिंक टैंक्स होते हैं उनसे बातचीत की है इंडियन गवर्नमेंट में या फिर इंडियन आर्मी में। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजों को किसी तरह से काउंटर करने का फॉर्मूला वो लोग रखते हैं या सोचते हैं? जी बिल्कुल सोचते हैं, ये नहीं है कि सोच नहीं है। पर इसमें मेन जो बात है कि वो पाकिस्तान पे दबाव डालने की है। क्योंकि आपने देखा होगा अबू दुजाना को हेल्पलेस था, वो सरेंडर नहीं कर पाता। क्योंकि देखिए जो एक फैक्ट्री है पाकिस्तान में, जमात दावा जिनका एक विंग है, लश्कर तैयबा उनका आर्म्ड विंग है। जमात दावा अपने आप को एक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहती है, उस बेसिस पे वो चलाते हैं। उनके कम से कम रिकॉर्ड पे कोई 10,000 मदरसे वो चलाते हैं पाकिस्तान में। उन मदरसों का काम ये है कि जो गरीब पाकिस्तानी बच्चे हैं उनको अपने माँ बाप से वो जब छोटे होते हैं तभी ले लिए जाते हैं और उन्हें वहाँ पे तरबियत दी जाती है, और साथ में जिसे वो दीन कहते हैं, दीन माने मजहब, उसकी तरबियत दी जाती है। और उनके मुताबिक वो क्या चीज़ है कि जहादी वो तब बचपन से उसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक तो आइडियोलॉजी हुई, उसका एक भरा जाता है उनके दिमाग में, उसके बाद उनकी आर्म्स ट्रेनिंग होती है। और अबू दुजाना जैसे लोग बहुत ही अच्छी तरह ट्रेंड होते हैं। साथ में एक चीज़ और याद रखिए कि इनको जो ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये होता है कि वो कश्मीरी मुसलमान को इंडियन हिंदू आर्मी से बचाने के लिए आए हैं। उन्हें ये कहा जाता है कि वहां पे मस्जिदों में माइंड वॉश होता है। बिल्कुल। तो होता क्या है, जब अबू दुजाना कश्मीर पहुंचता है तो वो देखता है कि बिल्कुल अलग है,
ये जो उसको कहा गया था कश्मीर के बारे में वो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ मस्जिद है, सब कुछ ठीक ठाक है, और इंडियन आर्मी वो आर्मी नहीं है जिसके बारे में उसे बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह जो पिक्चर पेंट किया गया था वो बिल्कुल गलत है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अबू दुजाना ये एडमिट कर रहा है कि वो परेशान है, और जो अबू दुजाना था उसकी बातचीत चल रही थी जाकिर मूसा से और वो एलईटी छोड़ना चाह रहा था। ये एक और कारण है कि वो सरेंडर भी ना करे, और उसे मालूम है कि उसके खानदान पे अटैक होगा, या खानदान ने तो इसको छोड़ ही दिया था जो उसने कहा है बचपन से। ये एक फैक्ट्री, और आप एलओसी की बात करिए, एलओसी के पार पाकिस्तान अभी भी लॉन्चिंग पैड पे कोई 200 आतंकवादी जमा है। ये जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, इन्हें भारत में घुसेड़, ये लेटेस्ट बिल्कुल ये भारत में घुसेड़ने के लिए होती है। तो ये जब फैक्ट्री पाकिस्तान में है, आप कुछ भी करिए, ये फैक्ट्री जब तक बंद ना हो तब तक आतंक रहेगा कश्मीर में। आप जितना भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन कर लो, ये आतंक को जड़ से उखाड़ना है तो पाकिस्तान पे भी प्रेशर हमें डालना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात और सबसे सही बात जो इस वक्त इस डिबेट में सामने आई है, एक तो इंडियन आर्मी अपना काम कर रही है, अलग बात है कि किस तरह से हम अपने लॉसेस को कम करें, जो हमारे मेन वहां पर शहीद हो रहे हैं उनको किस तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा कम कर सकते हैं, इसको लेकर एक स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। लेकिन एक दूसरी सबसे अच्छी बात जो कर्नल दारविन भी मानेंगे और राहुल जी भी मानेंगे कि एनआईए इस बार एक बहुत अच्छा और बहुत प्लानिंग के साथ काम कर रही है, और खासतौर पर हुर्रियत नेताओं के साथ जो बातचीत हो रही है। हरिशंकर जी इससे एग्री कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही कहा है कि हम एनआईए के खिलाफ नहीं है जो काम हो रहा है। सवाल उनसे ये था कि पहले क्यों नहीं हुआ, तो उनकी स्ट्रेटेजी अलग थी। लेकिन हम इंडियन गवर्नमेंट, हम इंडियन आर्मी, सुदेश जी, मेरा सवाल सीधे आपसे ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ अगर ये लड़ाई हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये जल्दी लड़ाई खत्म नहीं होगी, कामयाब नहीं हो पाएंगे हम? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हम नहीं मानते कि एक दो स्टेटमेंट के कारण कोई कोalition में प्रॉब्लम है या गवर्नेंस में प्रॉब्लम है। हम एक ही पेज पर हैं, एक्सप्रेशन का तरीका दूसरा हो सकता है। और ये मान लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव वॉर है, ये सिर्फ इंटरनल में लड़ाई नहीं हो रही है। तो पाकिस्तान को जिस तरह से आइसोलेट किया जा रहा है, आप खुद देख रहे हैं। 35A के अब तक आप खिलाफ रहे, समर्थन में क्यों कर रहे हैं उसका? सर, 35A के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो बयान आया है वो कोर्ट में कुछ लोग गए हैं, उस पर बयान आया है। मुझे तो पता है, आप समझिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कोर्ट गए हैं। उस संदर्भ को समझिए, संदर्भ को समझिए वो क्या है। बीजेपी पार्टी ने कोर्ट में गए कुछ लोग राइट टू इक्वालिटी के बेसिस पर। बीजेपी के नेताओं ने उस पर महबूबा जी ने कुछ बोला है, बकायदा एफिडेविट दिया, साइन करके। समय आएगा तो उस पर बात करेंगे ना, अभी वो मुद्दा नहीं है। अरे सर जी, अभी वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा अभी आतंकवादियों से पूरे वैली को खाली कराना है, इन सब चीजों से पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। आप महबूबा मुफ्ती के प्रेशर में जो करना है हम कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। महबूबा मुफ्ती के प्रेशर में है, बहुत सशक्त हाथों में है देश। आतंकियों के साथ खड़े हुए दिखाई देती है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आज के दिन अरे आपको तो दिखेगा ही, आतंकियों के साथ खड़ा हुआ दिखाई देती है। आपको दिखेगा, जनता को नहीं दिख रहा सर, जनता को नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है, क्योंकि आप जो है वारदात बढ़ती चली जा रही है। पूरा देश हमारे साथ है, चिंता मत करिए। भड़काऊ बयान दे देती है। आप हमें तो बोलने दीजिए, अपना मौका आता है तब भी बोलते हैं, हमसे पूछते हैं तब भी बोलते हैं, आप ही बोलिएगा क्या? अरे आपकी बात समझ गई जनता, अगर गलत बात करेंगे तो धोखा तो पड़ेगा ही आपको। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, डेमोक्रेसी पूरी तरह से बहाल होगी। वैसे अजीब बात ये है, तभी आप मुद्दा क्या है किसी की समझ में आता है, तभी टेररिज्म चलेगा। नहीं लगता है। राहुल जी, मैं जो सुदेश जी बार बार कह रहे हैं कि स्टेबल सरकार है, अब जरा पॉलिटिकली इस डिबेट को समझाइए कि कितना ये पॉलिटिकल है, कितनी स्टेबिलिटी है। मुद्दा उठाया गया 35A का। 35A एक प्रोविजन है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 35A और आर्टिकल 370 का कोई डायरेक्ट लिंकेज बिल्कुल नहीं है। 35A प्रोटेक्शन देता है स्टेट सब्जेक्ट लॉज को, ये है। 370 प्रोटेक्शन देता है जम्मू कश्मीर को एक लॉ मेकिंग स्टेट होने के कारण, जिसमें सेंट्रल लिस्ट में जो हमारी लॉज है वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हो सकती, ये फर्क है। दूसरी बात, जो पिटिशन गया है सुप्रीम कोर्ट में,
वो पिटीशन इसलिए गया है कि कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट लॉ में अगर कोई कश्मीरी लड़की किसी बाहर वाले से, नॉन कश्मीरी से शादी करती है तो उसके स्टेट सब्जेक्ट राइट्स चले जाते हैं। ये पिटीशन है उस स्टेट सब्जेक्ट राइट को रिस्टोर करने के लिए। तो इतना जो बहस हो रहा है 35A पे, तो हरिशंकर जी से पूछ रहे थे ना सीधा, सवाल ये है कि क्या आप उस औरत के राइट्स के खिलाफ हो या नहीं? हरिशंकर जी, और इसको 370 से ना मिक्स करिए। हरिशंकर जी, 370 एक बिल्कुल अलग चीज। इस बहस में उन दो धाराओं की जगह कहां है? तो कहने का मतलब है लोगों को पता ही नहीं है कि बहस किस चीज पे कर रहे हैं। 35A और हवा में बहस हो रही है इस मुद्दे पर है। में एक आर्टिकल है, किसी को पता ही नहीं था। जरूरत है इस बात पर चर्चा करने की जरूरत। देखिए तिवारी जी, इस बात पर चर्चा करने की जरूरत इसलिए है कि सुदेश जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि वहां पर गवर्नेंस है, वहां की सरकार बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है, वहां की सरकार जो लोकल लोग हैं, लोकल पब्लिक है, उनको समझाने की कोशिश कर रही है। गवर्नेंस तो है ही नहीं। डेफिसिट का नारा बीच में लाए चिदम्बरम जी ने 2010 में दिया था कश्मीर के बारे में। तब इनको याद हो कि इन्हीं की सरकार थी, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, जब पत्थरबाजी हुई, फायरिंग हुई, तो चिदम्बरम जी जो केंद्र में होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा देयर इज गवर्नेंस डेफिसिट इन कश्मीर। तो वो बड़ा पॉपुलर वो शब्द हो गया था। आज भी कोट किया जाता है। जी बिल्कुल, आज भी कोट किया जाता है सर। अगर देखिए, अगर हम वो बात, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है साथ में ना 2008 तक जो 2008 तक जो वहां पर स्थिति रही है। अरे आपकी बात कोई नहीं मानने वाला है, काहे को जबरदस्ती का आप इस इशू को ला रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है। बात करिए आतंकवादियों की कैसे सफाई करना है। मैंने तो कोई गलत कहां राजनीति में चले जा रहे हैं? नहीं तो वो तो आप करिए ना, आप आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। नहीं राहुल जी, आप बड़े सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं प्लीज, हम राजनीतिक डिबेट पे नहीं जाएंगे सर। देश को जख्म मिल रहे हैं एक के बाद एक, हम चर्चा आज इस पर कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने अभियान में कामयाब हो रहे हैं रणनीतिक रूप से। तो इनको ये समझाइए, इनको ये झूठ ना बोले। नहीं हरिशंकर जी, मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, राहुल जी ने जब समझ के बैठे हुए हैं, समझ के बैठे हुए हैं। सुदेश जी का एक सवाल है और बार बार ये जवाब दे रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं सुदेश जी बार बार ये जवाब दे रहे हैं। मैं वही सवाल ले रहा हूं सर। हरिशंकर जी, कितनी स्टेबिलिटी है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, स्टेट गवर्नमेंट में? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आपको साफ दिख रहा है कि थोड़ी इंस्टेबिलिटी तो है। महबूबा मुफ्ती इंसिस्ट कर रही है कि जो एजेंडा ऑफ अलायंस है उस पर काम किया जाए। वो थोड़ी नाराज लग रही है। राहुल जी पूरा ही कह दीजिए, हिचक क्यों रहे हैं? थोड़ी नाराज लग रही है NIA के रेड से। और आपने देखा होगा, ये खबर भी आई थी कि JNK पुलिस वालों ने रोकना चाहा था, बिल्कुल तो बात साफ हो गई। रोकने नहीं दिया। कह दिया जो मैं कह रहा हूं। ये बात अलग है। पर मुझे लगता है जो पॉलिटिकल सिचुएशन है कश्मीर में, महबूबा मुफ्ती के पास और कौन सा रास्ता है? वो अगर सरकार छोड़ देती है तो जाएगी कहाँ? क्योंकि PDP की जो आज स्थिति है कश्मीर में बहुत ही नीचे जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जम्मू में BJP की हालत बहुत अच्छी है, नहीं, पर कम से कम BJP की हालत उतनी खराब जम्मू में नहीं है जो PDP की कश्मीर में है। तो और दूसरा जो सवाल उठ जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP की सरकार बनते जरा मुश्किल की बात है। तो मुझे लगता है यही ढांचा चलेगा, इनमें अनबन रहेगी। ये अनबन पहले भी थी। आपको याद होगा कि महबूबा सरकार में आने से पहले 2 महीने तक ये बहस करती रही कि देखिए मुझे और पावर्स चाहिए, एजेंडा ऑफ अलायंस इंप्लीमेंट करे, CBMs करे। फिर वो उसी शर्त पे आ गई जो पहले थी। उन्होंने कोई बात अपनी जो पहले कर रही थी वो रही नहीं। लेकिन जो उनकी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि फॉर्मूला उनके पास है, नरेंद्र मोदी जी के पास फॉर्मूला तो अभी तक मुझे दिखा नहीं जो महबूबा जी ने तब कहा था। और मुझे लगता है कि ये भी वैसे ही रहेगा। महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रहेगी, ये अलायंस चलेगा सुदेश जी, क्योंकि दूसरा रास्ता अगर है तो वो गवर्नेंस रूल का है और वो कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती नहीं है। जी देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ही यही होता है ना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि सरकार है और रहेगी। हमने कभी नहीं बोला कि हम आइडियोलॉजी के लिए ऐसा तो नहीं बोला। हम कम, अरे सर आप हमको बोलने दीजिए, आपको क्या परेशानी है? कल तक तो बोलते थे, मुझे बोलने दीजिए। हम लोग कल तक तो बोलते थे, दो आइडियोलॉजी की पार्टी है। हम लोग 370 लाकर रहेंगे, कल तक तो बोलते थे, आज क्यों नहीं बोलते? हम लोग कश्मीर में गुड गवर्नेंस लाने के लिए हम साथ आए हैं
और जो हमारे मुद्दे एजेंडे वो लाओ उसको ना, इम्प्लीमेंट लाओ ना, ले आए, ये कांग्रेस क्यों ने बोलते इतना हो आप? करप्शन कर दिया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतना लाइए करप्शन ना, कर दिया कब लेके आएंगे? था, उससे निजात दिलाने के लिए लाए हैं। सुदेश जी, अरे कल सर, तक आप चिल्ला चिंता चिल्लाकर मत करिए, कपड़े आप फाड़ ज्यादा कर मत बोलते थे उछलिए, कोई कि फायदा नहीं 370 है। आते ही सरकार में बदल देंगे। हम लोग सोल्यूशन देंगे, आपके देखते देखते हम सोल्यूशन देंगे। 3 साल हुए सरकार आप में आए हुए, रिवाइज आपको करते रहिए, सोल्यूशन मिलेगा। बेड़ा गर्क चिंता कर मत दिया करिए। कश्मीर का आप लोगों ने। नहीं, अभी तो आधा ही 3 टर्म साल हुआ हुए है, आपको आए हुए, बेड़ा गर्क कर आधा दिया ही टर्म कश्मीर हुआ का है आप लोगों ने। नहीं, ठीक है, अपने अपने एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी एक स्थिति भी होती है और जरूरत के हिसाब से वो अपने एजेंडे को चेंज भी कर लेते हैं। सवाल तो रहेगा ही सर, कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। सुदेश जी और हरिशंकर जी, सवाल तो रहेगा ही, पॉलिटिकल सवाल। लेकिन आज जब बात हम सुरक्षा बल की कर रहे हैं, दानवीर जी, हम 2013 में जब हमारे 2 जवानों के सर काटे गए थे, उसके बाद से ये देश जब गुस्से में आया, बहुत सारी परिस्थितियां उसके बाद बदली। फिर कठुआ में कर्नल विक्रमजीत सिंह शहीद हो गए। मेरे पास आंकड़ों की और नाम की भरमार है सर। मैं उन नामों को, उन आंकड़ों को कम करना चाहता हूं और उस स्ट्रेटेजी को मैं किसी भी गवर्नमेंट रूल में अब तक देख नहीं पा रहा हूं। देखिए, जहां तक किसी फौजी का शहीद होना, ख़त्म होना है ऑपरेशन में, उसमें मेरे ख्याल से किसी भी सरकार का कोई रोल नहीं है। ये तो आर्मी की मिलिट्री ट्रेनिंग है और उनका जो इंटरनल कमांड एंड कंट्रोल, इंटरनल स्ट्रक्चर है। देखिए, इमोशन से थोड़ा अगर हट के बात करें, 2 जवानों के सिर काट के ले गए, ठीक है, इंटरनल इंक्वायरी हुई फौज की, तो उसमें उसके ऊपर कभी बहस नहीं होती। लेकिन क्या पाया गया? उसमें यह पाया गया कि वो जो गलती थी वो इनकी अपनी थी। वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके वो सो गए, और वो ऐसे अक्सर सो जाया करते थे, तो दुश्मन ने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया, वो आया, आपके गले काट के ले गया। तो उसको आप सही पर्सपेक्टिव में डाल के देखेंगे तो समझ में आएगा। तो फौज ने निर्णायक काम किया, जो जो अधिकारी उसके रिस्पॉन्सिबल थे उनके कोर्ट मार्शल हुए, वो घर गए। तो ये काम फौज का है। अभी कल के ऑपरेशन में भी 2 जो सैनिक जो शहीद हुए हैं, अगर उन्होंने कहीं एसओपी का वायलेशन किया है और जो टैक्टिकल वायलेशन किए हैं, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उस चीज पर और ट्रेनिंग करके उसमें सुधार होगा, और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी, इंप्रूवमेंट चलता रहेगा और ऑपरेशंस इसी प्रकार चलते रहेंगे। बट ये कहना कि बिल्कुल भी कैजुअल्टी नहीं होगी और हम डिबेट करते करते हम सारे आतंकवादियों को मार देंगे, ये बिल्कुल गलत होगा। क्या इसको मान लिया जाए? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए कई दफा ये होता है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मैं एक मिसाल देता हूं, हाँ। कि 90 के दशक में जब ये शुरू हुआ, और ये बनते कैसे हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जब शुरू हुआ एंटी इंसर्जेंसी मूवमेंट, तो तब जब अगर किसी आतंकी को मारा जाता था तो ये अंदाजा नहीं होता था कि ये डेड बॉडी कई दफा अपने आप को ग्रेनेड से लैस कर देता है, तो जैसे ही उसको हिलाओ तो वो ग्रेनेड फट जाएगा, या कई मरे नहीं होते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं कि वो मर गए हैं और उनके पास लाइव एमिनेशन रहता है, जैसे पास जाओ वो गोली मार देते थे। तो जब ये सारी अकल आई तो फौज ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में ये सारी चीजें डाली कि अगर आतंकी मर भी जाता है तो उसके बॉडी के करीब एकदम ना जाइए। तो ऐसे ही सीखते हैं, और कई दफा कोई नया फौजी आ जाता है, एकदम आ गए, कुछ कई जोश में भी रहते हैं, बिल्कुल ग्रीन हॉर्न, कई जोश में भी रहते हैं, उन्हें तरबियत नहीं होती है। तो ऐसे एक आध तो मौतें ऐसे भी हुई जहां ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को उन्होंने फॉलो नहीं किया, वो एकदम चले गए और आतंकी मरा नहीं था तो उन्होंने उस आतंकी ने मार दिया। तो पर ये बहुत कम हो चुका है। पर कुछ तो देखिए, एक ऑपरेशन में कुछ तो हमारे डैमेज तो होगा, कुछ तो शहीद होंगे, और इसे जब तक आतंक खत्म ना हो जाए ये होता रहेगा। तो पर फौज ने बहुत कुछ सीखा है, फौज आगे बढ़ रही है, और मैं फिर से दोहराऊंगा कि इंडियन आर्मी इज सेकंड टू नन। जो आर्मी बगैर कोलैटरल डैमेज के इतने आतंकियों को मारे, उसको सैल्यूट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, उसको सैल्यूट करना चाहिए। हरिशंकर जी, बिरयानी डिप्लोमेसी, टी डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक टॉक्स, बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ समझाया गया, बहुत कुछ दिखाया भी गया, इंतजार किया गया, बॉलीवुड को इन्वॉल्व किया गया, कई कलाकारों को इन्वॉल्व किया गया, देश के भीतर एक अलग माहौल बना, वहां एक अलग माहौल बना। हम सरकारों के लिहाज से बात कर रहे हैं, यूपीए सरकार में जो कुछ हो रहा था, इस सरकार में जो एग्रेसिव तरीके से हो रहा है, उसमें गलत क्या है?
क्यों उसके अंदर राजनीति को जबरदस्ती इंक्लूड किया जाता है? नहीं, गलत कुछ भी नहीं है। देखिए तिवारी जी, मैंने आपको एक आंकड़ा दिया था, उसको ही समझ लीजिए। 2010 के अंदर 290 मिलिटेंट मारे गए थे। आज ये 8 महीना के अंदर 109 मिलिटेंट मारे गए हैं, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। देखिए उस समय ये भी अभी एक वक्ता ने यहाँ पर कहा कि 2008 के अंदर सिचुएशन बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल के अंदर थी, काफी समय तक वो चलती रही। आर्मी को जो है वहां से विड्रॉ करने की बात भी हुई। उसके बाद अभी फिलहाल 2008 में आर्मी को ये बात देखते हुए कि स्थिति वहां पर गंभीर बनी हुई है, आतंकियों का जो बढ़ोतरी है वहां हो चुकी है, आर्मी को दोबारा से डिप्लॉय किया गया है। तो ये दोनों सिचुएशन में देखें तो आप ये बता दीजिए कि यूपीए गवर्नमेंट के अंदर जो वहां पर स्थिति थी वो ज्यादा बढ़ जाती, आज के मुकाबले में वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाती। सुदेश जी, मैं क्या बताऊं, 2010 भूल गए ये। राहुल जलाली जी बता रहे थे ये भूल गए 2010। देखिए कांग्रेस से आर्ग्यू करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। आप बहुत संवेदनशील मुद्दा को उठाए हैं और हम टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है उसको निर्णायक मोड़ पर ले गए हैं और निश्चित मान के चलिए ये अंतिम लड़ाई है और इसको हम जीतेंगे। कांग्रेस तो न खुद करेगी न करने देगी। इनका आपको पता है इनके सिंपैथी किसके साथ है, बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये उछल जाएंगे। सबको पता है, सब देश की जनता को भी पता है, ये बोलने वाली बात ही नहीं है। हम अपना काम करेंगे ना, काम सेना कर रही है, सेना को पूरा सपोर्ट है। चाहे वो बॉर्डर क्रॉस करने का कोशिश करेंगे आतंकवादी, चाहे वो अंदर रहेंगे, चाहे इंटरनल हो, पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। भले ही ये पाकिस्तान से दोस्ती करने का प्रयास करें, इंटरनेशनली हमने आइसोलेट कर दिया है पाकिस्तान को। अब देखिए ऐसे ही थोड़ी ना अमेरिका ने हमारा साथ देना शुरू कर दिया। कुछ तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होंगे जो यूपीए ने कभी नहीं लिया। कर्नल दार्विन कुछ ये सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इनके पास कोई सुदेश जी, मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट अगर करूं कि आप अपनी सरकार को बोले, इतने पूर्ण बहुमत से बैठे हुए हैं तो ये आर्टिकल 370 को हटाने की जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि वो भी एक बहुत ही मेजर इशू है जिसकी वजह से ये टेलीविजन डिबेट चलते रहते हैं और सेना के जवान जो मारे जाते हैं उनके ऊपर काफी आंसू और काफी दुख प्रकट किया जाता है। तो आप ये 370 हटाने की कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी उम्मीद है सबको, पूरे देश को उम्मीद है। इन्होंने कसम खाई है जी, हटाने की क्या बात है इसमें। कर्नल दानवीर देखिए कसम खाई हुई है कि हम हटाएंगे सरकार में आते ही। आज 3 साल हो गया सरकार में आए हुए, अब तो सपोर्ट कर रहे हैं 370 को। कर्नल दानवीर, आपके बगल में जो बुजुर्ग कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये हमें कोस रहे हैं 370 पर। इनका क्या स्टैंड है 370? पूछिए ना, क्या ये चाहते हैं 370 हट जाए? बोले खुल के। अरे हमारा स्टैंड, अरे आप बताइए ना, कसम तो आप खाते हैं, आप बताइए, मेरे से क्या पूछ रहे हैं? चलिए ठीक है, इस नोट पे मैं इस डिबेट को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। हो गया ना, हो गई, बोलती बंद हो गई, बोलती बंद हो गई ना, बोलती बंद हो गई ना आपकी, बोलती बंद तो ज्यादा बोलती बंद हो गई। सर राजनीति अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन एक के बाद एक, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास समय की कमी है, एक के बाद एक हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। इस नंबर को कम करना है। सवाल और बहस इसी मुद्दे पर थी। हो सकता है राजनीतिक मुद्दा इसमें ज्यादा हावी रहा हो, या फिर सेना के जो ऑपरेशन है उसको लेकर सही सिस्टम को फॉलो ना करने की भी बात आई हो, लेकिन लॉस तो हमारे देश को हो रहा है, क्योंकि हमारे जवान, हमारे सुरक्षा बल शहीद हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े रहे इस खास पेशकश में। आज बस इतना ही। थैंक यू।